आरोग्य भारत का कार्यक्रम दिलशादगंज अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम था, जिसको मैंने पूरा कवर करके आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे पूरा देख लीजिएगा। जय हो करते हुए आप लोगों को मैं आगे पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। जय। और उन्होंने साथ यही बताया कि हम बदलते हैं तो हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, हम उबलते हैं तो सागर उबलते हैं, और हमें बदलने की कोशिश ना करो दुनिया वालों, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। तो यही संकल्प लेकर जो आरोग्य आज भारत के साथ चल रहा है वो अपने लक्ष्य में कामयाब होगा, सफलता पूर्ण रूप से हमें मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे बीच में वैद्यराज, कविराज और नाड़ी वैद्य जितराम शास्त्री जी, डॉक्टर मनोज कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इभास मानसिक रोग विभाग, श्रीमती विमला गुप्ता जी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इभास न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, डॉक्टर अनंत भारद्वाज जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से श्रीमान राम बच्चन जी, डॉक्टर तो समय का ध्यान रखते हुए और ये कि कहा कि नामक संदेश के सभी जितने आए हैं सभी का जोरदार या स्वागत है। एक बार अपने जोरदार ताली बजा लें, इसमें सभी का नाम शामिल है। और अब मैं अधिक समय लेते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं दूसरे वक्ता के रूप में श्रीमान डॉक्टर रघुराम अय्यागरी जी को, और उनसे भी निवेदन है कि अपने शब्दों के साथ साथ समय का भी ध्यान रखते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर रघुराम। डॉक्टर रघुराम अय्यागरी जी। श्री धन्वंतरे नमः। अभी आपने जो सुना है आयुर्वेद का सारा सिद्धांत उसमें जुड़े हुए हैं। पहले तो आप सभी को अभिनंदन कि रविवार के दिन, छुट्टी के दिन आप दोपहर का इतना जो ग्रुप के समय पे आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, उसके लिए आप सभी अभिनंदनीय है। क्योंकि हम यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए कि एक समाज के कार्य करने के लिए, समाज का स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी भी आजकल एक मुहिम चला रहे हैं कि ओबेसिटी के ऊपर, आप सभी ने विज्ञापन देखा होगा, सुना होगा कि जिसपे चलते मोटापा कम करने के लिए ट्रेंड लेना है, उसके लिए हम लोग भी कुछ मदद करना है। कि पहले मुझे पता चला कि यहाँ पे जो आज बैठे हैं, जिसमें काफी सारे वैद्य लोग भी है आयुर्वेद का और अन्य सिस्टम्स का भी, एलोपैथी का भी, और कुछ साधारण जनमानस भी है। तो इसके चलते मैं एक आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ आज कि हम समाज को कैसे जागरूक करें। आरोग्य भारती को और दिल्ली प्रांत को भी एक अभिनंदन देना चाहता हूँ इस मंच पे, ताकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज को जागरूक नहीं पीना है और व्यायाम करना चाहिए, सुबह उठ के वो करिएगा। एटलीस्ट 15 मिनट या 20 मिनट भी कर सकते हैं तो भी अच्छा है। उसके बाद जब अग्नि के हिसाब से आपको खाना चाहिए वो ला सकते हैं, और दोपहर को मत सोइएगा, दिवा स्वप्न बिल्कुल नहीं करना, और शाम को रात को सोने से पहले आपका दूध पिलाते हैं यहाँ पे काफी सारे बच्चों को भी, और खुद भी पीते हैं। तो कफकाल में दूध नहीं पीना है। इनमें से कोई भी आप लेके अपने आप को इम्प्लीमेंट करिए, आज से ही आप इसको इम्प्लीमेंट करिए तो अपना स्वास्थ्य सुधरेगा, और उसी भाषा को या इसी भावना को आप समाज में लेके जाइएगा। और अपने किचन में तो हम लोग अभी औषधि को इस्तेमाल करते ही है, उसको किचन का मसाला नहीं बोलना चाहिए जैसे ये कहते हैं, वो बिल्कुल सही है। और बालकनी में जो गमला है उसके अंदर आप औषधि पौधा लगा सकते हैं या वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, जिसके द्वारा आप किचन को अपने स्वस्थ बना सकते हैं। आजकल को ऐसे जमाना आ गया कि हम किचन को बंद ही कर दिया। किचन का अभी अपार्टमेंट्स में किचन होता ही नहीं है, क्योंकि हम बाहर से खाना मंगवाते हैं। तो ये बाहर अदर कंट्रीज में ये जो देखा जाता है, विच इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग इन इंडिया। तो भारत में ऐसा संस्कृति ना लाए, किचन को जीवंत रखिए और अपने स्वास्थ्य का रखिएगा संतुलन, और समाज को अच्छे से सेवा करिएगा। जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है, जैसा कि मंदिर हो या स्कूल हो या RWA का ऑफिस हो,
या बैंक हो या कोई भी संस्था आपको बुलाती है तो जरूर जाइए और आपको वहां पे जाके जागरूकता करने के लिए प्रयास करिएगा। और आरोग्य भारती का ऐसे जैसे कई सारे संस्थानों का जो अंतिम मिशन है जैसा कि स्वस्थ भारत को रखने का, ये हम पा सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ आरोग्य भारती का और आप सभी का, ताकि इस दौरान हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए एक अच्छा कार्यक्रम कीजिए। ऐसा कार्यक्रम आगे चलता रहिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही चंद शब्दों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई कि जीवन स्वस्थ रखना तो कैसे करें, योग का सहारा लें। और ज्यादा ना बोलते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी, पूर्व सदस्य आयुष मंत्रालय भारत सरकार। और आप देखते हैं कि उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता बन जाती है, वही उनके स्वास्थ्य का बड़ा कारण है। एक बार जोरदार ताली स्वागत करें। भारत की पवित्र भूमि के ऊपर इंद्रप्रस्थ जैसे राज्य के अंदर सभी चिकित्सक बंधुओं का, सभी चिकित्सक बहनें भगिनियां सभी का स्वागत है। और पवित्र मंच जिसके ऊपर आज आशीर्वचन का लाभ हुआ है माननीय संजीवन जी, और कितना अच्छा ज्ञान है समुपदेशन हुआ है जो कल्पना से परे है। डॉक्टर रघुराम जी रजिस्ट्रार हैं अभी, और कम शब्दों में अच्छी तरह से प्रयास किया है कि हम तक उसका लाभ पहुंचे। डॉक्टर तलवार साहब आरोग्य भारती का बड़े लंबे समय से कार्य देख रहे हैं और आज ये कार्यक्रम जो यहाँ सफलता की तरफ पहुंच रहा है, सभी आए हुए बंधुओं का, आरोग्य भारती के एक एक कार्यकर्ता का, सभी चिकित्सक बंधुओं का और जितने भी अपनी भाई बहनें हैं जो चिकित्सा में कार्य में लगे हुए हैं, सभी का सहयोग है। उसके लिए आप सभी लोग हमसे भी ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी के लिए एक बार हम लोग प्रणाम भी करते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए आना मात्र एक गोष्ठी हो या उद्बोधन हो या भाषण हो और हम लोग आपस में एक दूसरे के चित्र लें, सोशल मीडिया पे डालें और वार्तालाप करें, परिचय लें और भाषण करके निकल जाएं, मात्र इतना ही नहीं है। राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर जो सबसे गंभीर विषय है शिक्षा और चिकित्सा कार्य है, और शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में जितना कार्य होना चाहिए था वो आज नहीं हो पाया। इस बात को कहने के लिए हमें कोई संयुक्ति नहीं है। चिकित्सा अच्छी बात है, हॉस्पिटल्स बने। जब मैं आयुष मंत्रालय में था हम लोगों ने भी 1250 हॉस्पिटल्स भारत सरकार ने दिए थे, लेकिन क्या हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाने से रोगी की संख्या घटेगी? चिंता कहाँ होनी चाहिए, चिंतन किसका होना चाहिए? हम सब लोग क्या इसके लिए प्रयास कर सकते हैं क्या रोगी की संख्या किस प्रकार घटे ताकि हॉस्पिटल की संख्या न बढ़े? राष्ट्र के अंदर पूर्व काल में हॉस्पिटल्स कितने होते थे इस बात के लिए हमारे बुजुर्ग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। दूर दूर तक चिकित्सा में दिखाई नहीं देता था, सभी लोग स्वस्थ होते थे, घरों के अंदर दवाइयां नहीं मिलती थी। लेकिन आज शायद कोई परिवार ऐसा हो जहां दवाई किसी से रखी ना मिले। इस बात के लिए माननीय संजीवन जी ने भी चिंता व्यक्त की है। इसका जिम्मेदार कौन है, कैसे ये कार्य होगा, क्या इस कार्य को सरकारी करेगी, क्या चिकित्सक ही करेंगे? इसका हम सब लोग एक संकल्प ले सकते हैं क्या अपनी आरोग्य भारती के द्वारा, या आरोग्य भारती के साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ तो रहना चाहता है। आयु तो भगवान ने उसकी लिखी है, जितनी है सांसें उतनी रहेगी, लेकिन स्वस्थ होना और ना होना तो अपने हाथ में होता है। हम लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना अच्छा चिंतन हुआ है, इस चिंतन को रखें, दूसरे तक इसका संदेश भेजें और प्रयास करें कि ये राष्ट्र पूरी तरह से स्वस्थ हो और दवाई से हम लोग दूर रहें। चाहे वो वनौषधि का विषय है, आयुर्वेद का विषय है, एक्यूपंक्चर का विषय है, एक्यूप्रेशर का विषय है, यूनानी का विषय है, सिद्धा चिकित्सा का विषय है,
एलोपैथी का विषय, जितनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं सारी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हैं, लेकिन कई बार एक ये भी चिंतन और चिंता होती है कि अमुक व्यक्ति बड़ी डिग्री लेकर आया तो बड़ा डॉक्टर है, अमुक व्यक्ति छोटी डिग्री लेकर आया तो छोटा डॉक्टर है। इस चिंतन से बाहर निकल के हम लोगों का लक्ष्य, हम लोगों की साधना स्वास्थ्य दृष्टि से होनी चाहिए। किसी भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा बगैर साइड इफेक्ट के, बगैर नुकसान के हम लोग क्या एक नागरिक को स्वस्थ कर सकते हैं। इसलिए आपको ये बात भी देखनी पड़ेगी, चिकित्सक बंधुओं को भी देखनी पड़ेगी, एलोपैथी वालों को भी, आयुर्वेद के वालों को भी। ये महाभारत काल के अंदर इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, शायद उस दौरान कभी इस बात का चिंतन या कई लिखित में कोई चर्चा नहीं आई कि आज भीष्म पितामह को किसने टिटनस का इंजेक्शन लगाया, या दुर्योधन को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई, या किसी योद्धा को, कर्ण को या अर्जुन को या सहदेव को किसने कोई टैबलेट दी है। ऐसी कोई चर्चा गीता में या किसी हमने काव्य में पढ़ा नहीं। हाँ, आयुर्वेद का चर्चा रही है, मनुष्य की चर्चा रही है, लेप्स की चर्चा रही है। इसलिए सभी को बड़े छोटे की चिंता से निकल करके सभी चिकित्सा पद्धतियों का बराबर का सम्मान हो, चाहे वो योग है या आयुर्वेद है या एलोपैथी है, लेकिन सभी का लक्ष्य ये होना चाहिए क्या क्या मैं रोगी को स्वस्थ कर सकता हूँ। और छोटे बड़े की रही बात ये, जो बच्चा पहले पैदा होता है बड़ा भाई कहलाया जाता है, जो बच्चा बाद में पैदा होता है छोटा भाई कहलाया जाता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। पैथी कोई भी बड़ी छोटी नहीं होती। मैं किसी पैथी को छोटी बड़ी करने का मेरा कोई विचार नहीं है, जहाँ किसी को बड़ा छोटा करना, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि पुरानी चिकित्सा पद्धति कौन है, उसका सम्मान होना चाहिए। इसलिए सभी लोग समान हैं। हम लोग आरोग्य भारती का एक पवित्र मंच है, सभी का प्रयास है, लेकिन एक समुपदेशन करें, समुपदेशकों के द्वारा अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं क्या कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहें, किस प्रकार से हमारा खान पीन हो, किस प्रकार से जीवनचर्या हो, किस प्रकार से हम लोग सुबह उठ सकते हैं, कैसे हम लोग योगा कर सकते हैं। ये कार्य कैसे होगा? संगठन, आरोग्य भारती का जो संगठन है, इसकी दृष्टि से हमारे 8 विभाग हैं और 30 जिले हैं। 30 जिलों के सभी चिकित्सक बंधु आपका सहयोग भी हम लोग बहुत जल्दी लेने वाले हैं। आपका सहयोग हमें मिलेगा भी, ऐसी अपेक्षा भी रहेगा और संजीवन जी का आशीर्वाद का बना रहता है। इसलिए 30 जिलों के अंदर अपनी आरोग्य भारती की चिकित्सक बंधुओं की एक टीम खड़ी हो जाए और ये 30 जिले के अंदर जा करके सिर्फ मेडिकल कैंप लगाना या चिकित्सा के रोग का इलाज बताना, उसके अलावा हम लोग अवेयर का कार्यक्रम करें, उनको जागरूकता का कार्यक्रम करें। और जागरूकता में किस प्रकार की? उस प्रकार की जागरूकता, कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन अमुक डिग्री उसके पास है, कोई इंजीनियर है, लॉयर्स है, जज है या अमुक व्यक्ति है, लेकिन चिकित्सा के बारे में क्या सही तरह से ज्ञान है, क्या हमने उसको अवेयर किया, इस बात की चिंता करते हुए सभी को सही दिशा का ज्ञान दिखाना। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जब भी कहीं परीक्षा होती है आज भी, तो लिखा जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आज भी नेहरू जी का नाम लिखते हैं भारत के अंदर कुछ लोग, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कभी नेहरू रहे ही नहीं। 1943 में देश आजाद हुआ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हुए और राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप हुए। और बंटवारा जब हुआ सन 1947 में, तो 5 प्रधानमंत्री बनाए। पाकिस्तान का लियाकत हुसैन, हिंदुस्तान का नेहरू और शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान उसके कश्मीर के, और म्यांमार के अलग, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सिलवासा के अलग रहे। तो 5 प्राइम मिनिस्टर बने एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद। इसलिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है वो इनको पुस्तकों में लिखना चाहिए था, भारत का प्रधानमंत्री कौन है वो लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा ही नहीं। इसलिए अब आज ये माइक हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये मेरी आवाज को दूर तक भेजेगा, और ये भेजता ही नहीं तो इसको कौन यूज करेगा? पेंसिल आदमी, समय की पाबंदी है, समझ जाओ, 2 मिनट में खत्म कर। इसलिए पेंसिल आदमी इसलिए लेता है ताकि वो लिखेगी, वो लिखती ही नहीं। इसलिए सब अपने धर्म का पालन करें और हम सब लोग आज एक संकल्प जरूर लेंगे, चिकित्सा की दृष्टि से हम लोग एक अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाएं और 30 के 30 जिलों के अंदर सब लोगों के सहयोग से
इसका आरोग्य भारती का काम खड़ा हो जाए। काम खड़ा होकर के हम लोग अपने एक दिन का आधा घंटा या 1 घंटा राष्ट्र सेवा लगा देंगे तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएंगे। और आज के कार्यक्रम को लेके यही एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, यही एक इसकी दिशा बनेगी। आप सभी का आभार। ये पर्ची भी आ गई मेरे पास, भाषा को खत्म करना है, लंबा बोलना नहीं, क्योंकि अभी सबको और कोई बोलना है तो और ज्यादा बोलता। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। अगला कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से बहुत बड़ा करेंगे। आप सब लोग जितने भी सहयोगी हैं इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे। एक राष्ट्र के लिए 2 लाइन बोल दो 30 सेकंड के अंदर। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की, भारत माता की, और आप सबकी भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बात है कि इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, मैं भी 30 सेकंड लूंगा, क्योंकि थोड़ा बोलने का जो है वो जो संचालक होता है उसका ही समय होता है। अभी भारत पाकिस्तान की बात आई, खाने से तो हम अगरते ही है, लेकिन स्वास्थ्य लेने के लिए हमें हंसना चाहिए। तो इसी बात पर कि जीवन कैसे जी। एक व्यक्ति जो कि सैनिक है वो अपने कर्नल के पास छुट्टी लेने के लिए गया कि सर मुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे भाई 8 दिन छुट्टी, अगर आपको 8 दिन की छुट्टी चाहिए तो जाओ पाकिस्तान का टैंकर लेकर आओ, तो आपको 8 दिन छुट्टी मिलेगी। उसने कोई टेंशन नहीं ली। अगले दिन आया, ठीक है सर, और अगले दिन आया कि सर मुझे 8 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं पाकिस्तान का टैंकर ले आऊं। अरे भाई इतना बड़ा काम आपने ये कैसे किया? कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब उन्हें 8 दिन की छुट्टी चाहिए होती है तो हमारा टैंकर मांग के ले आते हैं। इस तरीके से काम होना चाहिए, टेंशन जीवन में नहीं रखनी है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ भक्ति का प्रकाश दिए स्वामी भक्ति प्रकाश जी को। आप संत हैं, अखिल भारतीय वर्ष के धर्म संघ शाश्वत चिकित्सा मर्मज्ञ संस्कार शाला आश्रम पुणे। अपने आशीर्वाद स्वरूप हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए हमें क्या करना है, अपने चंद शब्दों में हमें आज अपना आशीर्वाद देंगे। एक बार जोरदार तालियों से संत स्वामी जी का अभिनंदन स्वागत करें। श्री गुरुवे नमः। हर महादेव। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से, और पिछले 30 सालों से एक अद्भुत विद्या जी रहा हूँ जो हमारे अथर्ववेद की विद्या है। अभी हमारे सारे चिकित्सक बंधु बैठे हैं, सारे चिकित्सा से जुड़े हुए पदाधिकारी बैठे हैं। सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करता हूँ, सभी उपस्थित आरोग्य, इसको हेल्थ वॉरियर कहें तो ज्यादा अच्छा, स्वास्थ्य रक्षक जो डॉक्टरों का समूह बैठा हुआ है, सबको नमन करता हूँ। धरती माता को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को प्रणाम करता हूँ। आज एक अद्भुत विद्या के बारे में चर्चा करेंगे, और ये यहाँ तक आने का प्रसंग इसलिए बना कि जो इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय मेरे शिष्य भी हैं। चूंकि मैं ये विद्या सिखाता हूँ और अभी भारत में इस शाश्वत चिकित्सा का इकलौता सिग्नेचर हूँ, जो मेरे लिए दुर्भाग्य है कि इकलौता सिग्नेचर होकर के एक बाबा तो खुश नहीं हो सकता कि एक विद्या ऐसा है जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इसके लिए मुझे अभी डॉक्टरेट मिली है और मेरी एक पुस्तक भी आई है शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान के रूप में। मैं सिखाने का काम पिछले 2 सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहा हूँ और बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने ये चिकित्सा का ज्ञान कराया है। और ये अद्भुत विद्या हमारे अथर्ववेद से आया है। अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने 4 तरह की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन किया है। अथर्विनी, आंगिरसी, दैवीय और मनुष्यजा। अथर्विनी जो हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं चिकित्सा के लिए, जैसे आज हिप्नोसिस का प्रयोग करते हैं, जो साइकाट्रिस्ट अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। दूसरी विद्या उन्होंने बताया आंगिरस, जो अंगों से छू करके जो हम चिकित्सा करते हैं वो आंगिरस विद्या के अंतर्गत आता है, जैसे मर्म चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी, एनी टाइप ऑफ थेरेपी जो हम हाथों का प्रयोग करते हैं। उसी का एक रूप है ये हस्त चिकित्सा यानी शाश्वत चिकित्सा, जो हमारे आश्रमों में तो जीवित है। हम विश्व गुरु के वंशज हैं, हमारे कण कण में ज्ञान है। हमारे शिक्षा और ज्ञान के भेद को समझना पड़ेगा। शिक्षा मैं कॉलेज दे सकता है, हमारे यूनिवर्सिटीज दे सकते हैं, विद्यालय दे सकता है, पर ज्ञान खुद के घिसने से जो प्रकाश फैलता है उसको ज्ञान कहते हैं हमारे गुरुजी।
सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थना चाहूँगा, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं आया हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड से नहीं आया हूँ, मैं इस धरती से पैदा हुआ हूँ, गुरुओं के संपर्क में रहा हूँ, गुरुओं के उपनिषद के द्वारा साथ बैठ करके जो पाया हूँ वो देने का यथावत प्रयास करूँगा, अन्यत्र कुछ नहीं। जो समय मुझे मिला है मैं उसी समय का सदुपयोग करूँगा। अथर्विणी मानसिक शक्तियों के द्वारा, आंगिरस हाथों के द्वारा और दैवीय चिकित्सा जो हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, मंत्रों के प्रयोग करके जो हम चिकित्सा करते हैं, और सबसे आखिरी में जो आया है उसको मनुष्यजा कहते हैं। इसके अंतर्गत दुनिया की जितनी पैथियां हैं, आज हम पैथियों के लिए लड़ रहे हैं, दुनिया उसके आगे है। कितने लोग इसके बारे में जानते थे? एक बार हाथ उठाइए। बिल्कुल यूनिक ज्ञान देने आया हूं। यह ज्ञान नहीं है, 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 30 साल से इसको जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं ज्ञाता तो नहीं हुआ हूँ, अभी सीख रहा हूँ। हमारे गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी के दिशा निर्देशन में ऐसी बहुत सारी विद्या के ऊपर रिसर्चेज होते हैं हमारे आश्रम में। करपात्री फाउंडेशन से मैं हूँ। करपात्री जी महाराज का नाम आप लोग जानते होंगे इसलिए कि सभी यहाँ आरएसएस के बंधु जुटे हुए हैं। करपात्री जी महाराज वही व्यक्ति थे जब इंदिरा गांधी के समय में जंतर मंतर पे संतों का आंदोलन हुआ था, गौरक्षा आंदोलन, जो साधुओं पे गोलियां चली थी, जो उसका नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे करपात्री जी महाराज थे। मैं उसी संगठन से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से। मेरा सौभाग्य है कि मेरे अच्छे गुरु मिले। तो शाश्वत चिकित्सा के द्वारा वैसे रोग जिसको लाइलाज की श्रेणी में रखा गया है, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि संसार में कोई रोग नहीं है। इस संसार में कोई रोग नहीं। आप जितने भी रोगों का नाम ले सकते हैं, नोन और अननोन डिजीजेज, ऑल आर सिम्टम्स नॉट डिजीज। मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। यस, आई कैन डू इट। मैं इसको प्रूव। इस संसार में आप जितने भी रोग ले सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, आप नाम कह दो, जुकाम से लेकर के कैंसर तक, इस संसार में कोई रोग नहीं है, हर आदमी बीमार है। महात्मा सैमुअल हैनीमैन ने कहा था कि इस संसार में कोई रोग नहीं है, हर आदमी बीमार है। तो बीमारी की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डिजीज? सारे चिकित्सक बंधु बैठे हुए हैं। मैं इसको पिछले 30 साल से जी रहा हूं, इसलिए मेरे खून में शामिल हो गया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा होगा कि ये कॉन्फिडेंस लेवल इसके बाबा का है। तो ये बीमारी की परिभाषा क्या है? अगर हमारे वात पित्त कफ में असंतुलन आता है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे इम्यून में, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम में जो वीकनेस आती है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। हमारे पंच महाभूतों में जो असंतुलन आता है, कमजोरी आती है, दैट्स कॉल्ड डिजीज। तो हमें बीमारी ठीक करने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमें पंच महाभूतों को बैलेंस करना पड़ेगा। 5 तत्व का हमारा शरीर है जो 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है, 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। शरीर में 10 दरवाजे हैं, 10 दिशाएं हैं, और हर दिशा में मेरा एक अवतार बैठा हुआ है, 10 अवतार के रूप में। तो हमें करना क्या है? हम आयुर्वेदा वाले हैं, हम एलोपैथी वाले हैं, हम फलाने पैथी वाले हैं, हम ये टोपी लगा के घूम रहे हैं। और भारत माता की सेवा के लिए जो करना चाहिए, मूल जो बुनियाद पे हमें बात करनी है, बात ये करनी है कि हम 4 तरह के हमारे वेदों की चिकित्सा। वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब ही है ज्ञान। हम विश्व गुरु के वंशज हैं, हमारे कण कण में ज्ञान बहता है, हमारी मिट्टी में कण कण में ज्ञान है। तो ये ज्ञान नया निकलना चाहिए बाहर। अभी बीच में ऐसी स्थितियां थी कि ये भगवा समाज में जाकर के बातें नहीं कर पाता था, लेकिन समय ने करवट बदला है। विश्व जब भी परेशानियों में घिरा है, पूरे अखिल विश्व, क्योंकि हम विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले लोग हैं। हमारे ऋषि मनुष्यों ने जो भी चिंतन किया है, पूरे सकल ब्रह्मांड के लिए किया है, पूरे विश्व के लिए है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा रहा है, तो हम उसके लोग हैं। तो हमारे जितने भी ज्ञान है चिकित्सा का, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और आज अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जितने लोगों के घुटने में समस्या चाहे 20 साल से है, मैं छू के रिजल्ट दे सकता हूं। यस, दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन, दिस इज मिरेकल ऑफ सनातन। ये विद्या हमारे भारत के, हमारे सनातन की विद्या है, हमारे वेदों की विद्या है, एंशिएंट हीलिंग टेक्निक है, और मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी से बिल्कुल पिछले 30 सालों में हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं 206 हड्डियों में, ऑल आर डॉक्टर्स, मैं डॉक्टरों से बात कर रहा हूं, जितने भी हमारी 206 हड्डियों में जितने मूवेबल जोड़ हैं, ऑल आर साइनोवियल जॉइंट्स। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, एक श्लेष्मा होती है जो इसकी चिकनाई को मेंटेन करता है, इसको टूटने से बचाता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे खान पान की आदतों से
सूखने लगता है और यूरिक एसिड आने लगती है। उसकी चिकनाई जब समाप्त होती है, हमारे बोन और हमारे कार्टिलेज जब एक दूसरे से टकराने लगते हैं, वहां पे वात का प्रभाव बढ़ता है। वात, वहां पे हवा आ जाती है। ये वात बीमारी, वात की बीमारी है। ये वात का असंतुलन है, वात कुपित होना हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, हम एमआरआई कराते हैं, एक शब्द लिखता है ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स, तो ये ऑस्टियोफाइट्स क्या है? जब हमारी हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। जब तक उसमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं आएगा, और साइनोवियल फ्लूइड का अभी तक मॉडर्न साइंस में कोई इंजेक्शन नहीं बना है कि हम बाहर से इंजेक्ट कर दें और साइनोवियल फ्लूइड आ जाएगा। वो हमारे खान पान से आएगा। जिस तरह से रस, रक्त, मेद, मज्जा बनता है, उसी तरह से साइनोवियल फ्लूइड बनता है। अगर हमारे शरीर में वीर्य बनना है, स्पर्म बनना है, तो आज का किया हुआ भोजन 40 दिन के बाद स्पर्म के रूप में बदलता है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? तो ये 40 दिन का प्रोसेस है, हमें उस प्रोसेस से गुजारना होगा। हमारा ब्रेन 3 पार्ट में बटा हुआ है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारे शरीर को 3 पार्ट में बांटा गया है। गर्दन से ऊपर का पार्ट ब्रह्मा जी, गर्दन से लेकर कमर तक का पार्ट विष्णु जी, और कमर से लेकर नीचे का पार्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या है? महासंहार करने का काम महेश का सेक्टर है। हमारे शरीर को अगर 20 से बांटते हैं, हमारे सनातन के विज्ञान को समझे। मैं चंद शब्दों में बोलूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो। मैं मंच से आग्रह करूंगा कि 10 मिनट मेरी अभिव्यक्तियों को, मेरे उद्गार को देने का समय मिले, क्योंकि ऐसे मंच मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ। काफी सालों से सिखाने का काम कर रहा हूँ, सीखने का काम कर रहा हूँ। हमारे शरीर को जब 3 पार्ट में बांटते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में, हम बीच से ऐसे बांटते हैं, तो आपने सनातन में जानते होंगे कि हमारे अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है, आधी नारी और आधा नर। हमारा शरीर 20 से बांटते हैं, तो आधी नारी और आधा नर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। आपके अंदर कितना मैग्नेटिक पावर है, कभी आपने सोचा? एज डॉक्टर आपने कभी सोचा, इसको प्रैक्टिकल करके देखा है कि मेरे अंदर कितना मैग्नेटिक है? एक नर और एक नारी, एक माइनस और एक प्लस में हमेशा से आकर्षण रहा है। दिस इज प्राकृतिक, दिस इज नेचुरल रूल। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नारी और एक नर में जैसे आकर्षण होता है, वैसे हमारे शरीर में आकर्षण है। कितने लोग इसको जानते हैं? और नहीं तो मैं अभी प्रैक्टिकल फील करवा सकता हूं आपको कि यस, मेरे अंदर मैग्नेटिक पावर है, मुझे पता ही नहीं था। हर बार बजरंग बली को जगाने के लिए एक जामवंत की जरूरत पड़ी है। हर बार सनातन में कोई ना कोई तो आया है। मैं राजीव दीक्षित को फॉलो करता हूं, आरएसएस का स्वयं सेवक रहा हूं चूंकि हर आदमी का 2 जन्म होता है। ये मेरा दूसरा जन्म है जिसमें मैं आपसे मुखातिब हूं, और पुनः आरएसएस हमारे जीवन में है। मैं आरएसएस से ही पैदा हुआ हूं। देश की मिट्टी हमारे अंदर बसती है, और उसके बाद राजीव दीक्षित जी से प्रभावित रहा हूं, और राजीव दीक्षित के चरण कदमों पे थोड़ा सा चलने का प्रयास करता हूं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता हूं मैं बहुत ज्ञानी हूं। तो मैं साइनोवियल फ्लूइड्स में जितने भी, जब साइनोवियल फ्लूइड सूखता है, हमारे जो ये मूवेबल जॉइंट्स जब एक दूसरे से गैप आने लगता है, कट कट की आवाजें आने लगती है, हम गाउट से पीड़ित हो जाते हैं, हम अर्थराइटिस से पीड़ित हो जाते हैं, हम ऑस्टियो अर्थराइटिस से पीड़ित हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या है आपको पता है? कैसे आवाज आ रही है, यानी प्रॉब्लम अच्छा लग रहा है सबको? एक बार जोरदार ताली भारत माता की जय के साथ लगाएं। भारत माता की। हमारे शरीर में जब ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमारे शरीर में 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स देके भेजा है। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स और शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को पूरा करने के लिए भगवान ने एक तत्व बनाया है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन काम कैसे करता है? तो हमारे नमक खाने से। इसलिए हमारे मनुष्यों ने नमक खाने के लिए बताया कि 5 ग्राम, आज विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है कि 5 ग्राम नमक खाना चाहिए। हमारा शरीर रोटी चावल नहीं खाता। अभी हमारे जितने विद्वान जन कह रहे थे कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी खाना चाहिए, कुछ भी खाओ। तुम्हारे पाचन शक्ति इतनी होनी चाहिए कि पत्थर भी पचा लो, पत्थर ही पचाओ। हम उसके ऊपर काम करते हैं। आज जिस हम जमाने में जी रहे हैं, अपने बच्चों को, खास करके मैं बाबा जी हूँ, मैं जब टूर में रहता हूँ, चूंकि भ्रमणशील होना ही बाबाओं का लक्षण होता है। रमता जोगी बहता पानी वाला हूँ मैं। अभी हमसे पूछा गया आते साथ कि आपका आश्रम कहाँ है? मैं कहा कोई आश्रम नहीं, आपका घर ही मेरा आश्रम है, संपूर्ण पूरा भारत ही मेरा आश्रम है। तो हम पाचन क्रिया को कैसे मजबूत करें, हम इसके ऊपर काम करते हैं। और सिर्फ इस 5 उंगलियों के खेल है। 5 उंगलियों से हम 3 दोषों को, ऋषि अंगिरा ने इस शाश्वत चिकित्सा को, वैदिक शाश्वत चिकित्सा को भगवान के 5वें अवतार
वामन अवतार से जोड़ा है। और वामन अवतार में कथा आती है कि 3 पग में प्रभु ने धरती, आकाश, पाताल माप लिया था। हम 3 पग में, ये 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। ये अग्नि, अंगूठा अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल। हम अंगूठी इसी में धारण करते हैं क्योंकि धरती ही धारण कर सकती है, बाकी किसी की औकात नहीं है धारण करने की। इसीलिए हम अंगूठी, रिंग शिरोमणि में अंगूठी पहनते हैं। इस अनामिका में ये धरती है। हम इस 5 उंगलियों से, समय का ध्यान रखेंगे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं भाव में आ जाता हूं ना, तो बाबाओं के तो ऐसे ही होते हैं प्रवचन करने में, तो क्षमा करेंगे अगर समय का मुझे ये देंगे तो मैंने कहा कि हम इस 5 उंगलियों से अपने शरीर के 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। 5 उंगलियों से 3 दोषों का शमन करते हैं। और जब 3 दोष और 5 धातु जब बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा सप्त धातु बैलेंस होने लगता है। और जैसे ही ये तीनों चीजों को बैलेंस करते हैं, हमारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश बैलेंस होने लगता है। हम आज के विकट स्थितियों में, जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, आज पिज्जा खाना हमारा स्टेटस सिंबल हो गया है। आज फ्रिज का पानी पीना, कुकर की सीटी सुनाना, अगर आपके घर से कुकर की सीटी की आवाज नहीं आ रही है तो या तो पड़ोसी आपको कंजूस कहेगा या गरीब कहेगा। हम उस कुकर की सीटी वाली खाना खा करके, कुकर भोजन पकाता नहीं, कुकर भोजन को फाड़ देता है, तोड़ देता है अपने प्रेशर से। हम उस भोजन को खा रहे हैं, यूरिक एसिड को निमंत्रण दे रहे हैं, यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ रहा है। हमें इसी परिस्थितियों में कैसे काम करना है? हम अगर सबको हम डाइट चार्ट दे देंगे तो उसमें 90% उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। बहुत जो बेड पे पड़ जाता है तब डॉक्टर की बात मानता है, नहीं तो कोई किसी की सुनता नहीं है। जब तक स्वास्थ्य रहता है, शरीर में जब बल रहता है, किसी की नहीं सुनता कोई। आदमी की ये जन्मजात आदत है, या आज हमारी भी वही आदत है। स्वस्थ रहता तो गुरुजी भी बोले तो कुछ देर के लिए अवॉइड कर लें या अनबने ढंग से करें, ऐसा होता है। हमें इसी में काम करना है। और शाश्वत चिकित्सा इसके लिए बिल्कुल 100 नहीं 1000% उपयोगी है। जिसके घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कहा बदलना पड़ेगा, छू करके 5 मिनट में रिजल्ट देता हूं। 5 मिनट में जिसको फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, ज्वाइंट्स के पेन, उंगलियों की बीमारियां, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एड़ी का दर्द छू करके ठीक किया जा सकता है। 5 मिनट में रिजल्ट दिया जा सकता है। लेकिन आपके पास जिस मानसिकता से लोग आएंगे, कहेगा कितना दिन में ठीक होगा, एलोपैथी में या किसी पैथी में जाते हैं तो पूछते नहीं कि कितना दिन में ठीक होगा। 2-2 साल से 6-6 साल से दवाइयां खा रहे हैं, वो पूछते नहीं कि कितना दिन में ठीक होगा। लेकिन इस मानसिकता से भी हमें लड़ना है। समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसके अंदर सनातन को लाना पड़ेगा। हमारे सनातन में, इस ज्ञान में, अथर्ववेद में ऋषि अंगिरा ने कहा है कि क्या खाना है, नहीं खाना है, ये समयानुसार डिसीजन करो और हर चीज को पचा लेना है। ये हमें निर्णय करना है। हम अपने पाचन क्रिया को कैसे दुरुस्त करें? आपको पता है कि लीवर हमारे डायरेक्ट पाचन डाइजेशन में वो रोल नहीं करता। भोजन पचना शुरू हो जाता है हमारे मुंह से। हमारे लीवर में एंजाइम्स बनते हैं, वो स्टोर करता है पैंक्रियाज में, पैंक्रियाटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर में गॉल डक्ट। लेकिन हमारे भोजन को पचाने के लिए जो डियोडेनम, जैजुनम, इलियक फोसा जिम्मेवार है, उसको हम इस 5 उंगलियों से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अंत में एक बात कह करके मैं समापन करूंगा। हमारा शरीर फ्रिज के जैसा बिहेव करता है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सबके घर में होगा। फ्रिज का क्या काम है? जब हम भोजन करते हैं, घर में सबका भोजन हो जाता है तो जो बच जाता है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। हमारा शरीर इतना स्मार्ट डिवाइस भगवान ने बनाया है कि जितनी कैलोरी जिसको चाहिए उतना ही लेता है। बाकी जो एक्स्ट्रा हम जीभ के लालच में दे देते हैं उसको वो फ्रिज में जमा कर देता है। डमी इज आवर फ्रिज एंड बैक इज आवर फ्रिज। ये मोटा होते जाता है, इसमें बिस्लर फैट, गंदी चर्बी जमा होने लगती है, हमारे सेल्स में चर्बी जमा होने लगती है, हम मोटापे का शिकार होने लगते हैं। आज भारत जो ऋषि मनीषियों का देश, रिसर्चरों का देश, सर्चरों का देश, आज जितने भी संसार में जो भी बातें हो रही है, ऑल आर रिसर्चेज, तो किसी ने तो सर्च किया होगा। हम उसके वंशज हैं जिन्होंने सर्च किया। अब जो भी हो रहा है वो रिसर्च हो रहा है। रिसर्च होने का मतलब है कि सर्च हो चुका है। ये हम उसके वंशज हैं। हमारे शरीर में जब बिस्लर फैट जमा हो जाता है, आज भारत जो योगियों का देश, हम हेल्थ को एंजॉय करने वाले लोग आज पूरे विश्व की रोगों की राजधानी बनते जा रही है। आज सबसे बड़े उपभोक्ता होने के कारण सारी दवा कंपनियों की निगाहें हमारे ऊपर है। हम बड़े उपभोक्ता वर्ग हैं। एक अगर पैरासीटामोल भी अगर वो बेचता है तो भारत की 140 करोड़ आबादी में अगर एक गोली ले
वो कंपनी टॉप पे चली जाएगी। हम इससे बचने के लिए शाश्वत चिकित्सा अपनाने की जरूरत है, शाश्वत चिकित्सा के ऊपर काम करने की जरूरत है। पुनः हम लोग बैठें और मुझे आभारी है मेरे तरफ से कि आप मुझे मौका दिए, मेरी बातें सुने। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आप कार्यक्रम के अंतिम रूप में, जो कि पहले होना चाहिए था लेकिन परंपरा के अनुसार, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय से निवेदन करूंगा कि वो आज के मुख्य अतिथि रघुराम अय्यर जी का पादप देकर स्वागत करें और एक बार जोरदार ताली आप बजाते रहें। सचिन जी, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय से निवेदन की वो संजीवन जी का भी स्वागत करें। इसके पश्चात प्रदीप उपाध्याय जी से निवेदन स्वामी भक्ति प्रकाश जी का स्वागत करें। प्रदीप उपाध्याय जी, प्रदीप उपाध्याय जी। तालियां बजती रहे। 2 मिनट का और हमारा कार्यक्रम है। प्रदीप उपाध्याय जी स्वामी भक्ति प्रकाश जी का शॉल देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ताली सभी बजानी है 2 मिनट के लिए, और ताली बजाने से हमें फायदा है, हमारा हृदय सही तरह से काम करता है। सचिन जी से निवेदन जो डॉक्टर दिनेश जी का स्वागत करें। सचिन जी। सचिन जी, दिनेश जी का स्वागत अभिनंदन करें और एक तुलसी का पाइप लेकर के। इस बार जोरदार ताली मिलनी चाहिए। इस बार की ये अंतिम ताली है। अब मैं राजीव उपाध्याय से निवेदन करूंगा कि वो राजेश तलवार जी का स्वागत करें। राजीव उपाध्याय जी। इधर देखिए। इस तरीके से प्रदीप उपाध्याय का स्वागत करेंगे डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी। छोड़ना चाहिए तो बीपी शुगर ठीक रहेगा। और तीसरी बात है मैदे की आइटम, ये मैदा खराब करती है। जितनी भी चीजें मैदे से बनती है वो अच्छी नहीं। एक मुद्रा बता रहा हूं, ये 4 चीजों का परहेज बीपी को आधा कर, शुगर को आधा कर देता परहेज करने से। ये अनामिका जो बताई स्वामी जी ने, अंगूठे के नीचे लगाना और अंगूठा ऊपर, ये दोनों हाथों से होनी चाहिए मुद्रा।
इधर की मुद्रा इस भाग को इस भाग को स्वस्थ करती है, तो इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। जुकाम हुआ वो भी सूख जाता है थोड़ी लगाने के बाद, दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे पैनक्रिया एक्टिवेट होता है। आधे घंटे से ज्यादा नहीं करना, दिन के समय करना। तो कहीं बैठे हैं, बातचीत चल रही है, हाथ ऐसे रख सकते हैं, तो शुगर पर इसका सीधा प्रभाव होता है। ये सूर्य मुद्रा शुगर को एकदम से खा लेती है। तीसरा एक एक्सरसाइज है, वो पैनक्रिया को एक्टिवेट करती है। मैं थोड़ा करके बताता हूं, आप अनुभव ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो और फिर शांति पाठ के लिए जो बंधु आएंगे, देखिए मैं बता रहा हूं, 4 प्रकार का पोस्चर लेना है। मुझे करना है ना। हाँ कर लीजिए, कोई यूज नहीं। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ओ गुरु जी, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। इसके परिभाषा तो आप जैसे विद्वान ही बता सकते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा भी बता देंगे, मंच का कार्य निबटते हैं, वो भी बताएंगे। एक मिनट गुरु जी, मैं आयुर्वेद नहीं बता रहा, अभी योग बता रहा। पागल बना रहे हो, विषय क्या है? जैसे सुधार होगा, ये सरकार द्वारा बिना सरकार के सुधार हो जाएगा क्या? एक मिनट, आपसे मैं बात करने के लिए आऊंगा बाद में। मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है। दिन की शुगर 400 500 वो नीचे आ गई। अगर आप चाहेंगे तो बता सकता हूँ। बाबूजी आप बताइए। देखिए, एक मिनट ध्यान से देखिए, कोई नहीं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा बाद में। तो ऐसे झुकना, ये पेट है, सांस को लेना पहले। अरे हो गया, चुप रहिए। सांस बाहर फेंकना है, पेट अंदर जाएगा। मैंने सांस बाहर फेंक दिया, पेट अंदर हो गया। अब सांस को बाह्य कुंभक लगाकर पेट को अंदर बाहर करना। जितनी सांस बाहर रोक दिया, बाह्य कुंभक लगाने के बाद पेट को नौली नहीं है, ऐसे ऐसे करना, अंदर बाहर करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना। 1 2 3 4 ऐसा 10 बार कर सकते हैं। क्षमता बढ़ेगी तो 20-25 बार। ये शुगर के लिए, शुगर वाला के लिए ऐसे सांस बार फेंका, मैं कह रहा हूं। उसके बाद पेट हिलाना, खड़े होकर सांस लेना, और सांस लेने के बाद एक तो नॉर्मल सांस लेना, दोबारा रिपीट करना, 3 बार करना। पहले इस मुद्रा में करना, उसके बाद घुटनों पर हाथ रखकर भी यही काम करना। ऐसे 3 बार रिपीट करना। यह होने के बाद फिर 3 बार नीचे झुककर यही काम करना, और 3 बार करना है इस स्थिति में। एक बार फंक्शन यहां होता है, एक बार यहां प्रभाव आता है, एक बार यहां आता है। पैनक्रिया एक्टिवेट होता है और शुगर को एकदम वो अपने सही जितनी चाहिए लेकर आने का प्रयत्न करता है। और ये मुद्रा दिन के समय करना, रात को नहीं। और बैठ के करेंगे तो अच्छा है, चलते फिरते भी कर सकते हैं, आधा घंटा हो। अगर समय कम है, 2 बार 15-15 मिनट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो 4 चीजें मैंने परहेज की बताई, मेरा अनुभव है दिन की शुगर 500 थी, नॉर्मल होने के बाद काम करने लगे। अभी मेरे साथ कुछ बंधु कैंप में गए थे, उनको मैंने बताया ईमानदारी से करना शुरू किया सुबह शाम। 15 दिन में 400 शुगर 80 आ गई, और बाद में 4 गोलियां खाते थे, गोलियां छोड़ दी, 15 दिन स्टेबल हो गए, हल्का फुल्का। इसलिए असाध्य नहीं है, गोलियां की इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म करती है, परंतु ऐसा नहीं कि गोलियां जरूरी नहीं है। गोलियां जरूरी है, जितना आवश्यक है। जो डॉक्टर बता रहे हैं उसमें कोई हमारे को प्रश्न नहीं है, लेकिन जितना गोलियां से बच सके उतना हम ज़्यादा ठीक रहेंगे। ये शुगर असाध्य नहीं है, बीपी असाध्य नहीं है, बस पैनक्रिया को एक्टिवेट कर लिया, अगना से हमारा बच गया तो हम स्वस्थ रहेंगे। अंत में एक निवेदन,
जब डॉक्टर्स कहते हैं किडनी खराब हो गई तो पानी और जूस फल बंद कर दो, पर किडनी खराब होने का पता ही 70% डैमेज होने के बाद पता चलता है, उसके बाद बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है। इसलिए शुरू से बैलेंस चलना, पानी पीना है, सुबह ऐसा नहीं कहा, ना ज़्यादा पीना है ना कम पीना है। बाबूजी जो कह रहे हैं, मैं आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, आपका जिंदगी का अनुभव है, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है, सब लोग इससे जूझ रहे हैं। इसलिए हमने एक निवेदन के तौर पर मैंने कहा, आप इलनेस का काम कर रहे हैं, हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, दोनों मिलकर पूरक बनकर समाज को स्वस्थ बना सकते हैं और भारत को लुटने से बचा सकते हैं। इसलिए मैंने निवेदन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने आरोग्य भारती के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुना। अब पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में, आपके हम सभी अपने जीवन में उसे उतारेंगे। बार बार धन्यवाद। और सभी के लिए नीचे अल्पाहार की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज़। आज हमारे पास खास में आधुनिक चिकित्सा से कैसे बचें। वास्तव में हमारा जो पुराना जो है हजारों वर्षों से चलता हुआ जो चिकित्सा था, आज आरोग्य भारत जो है आरोग्य भारती जो है संस्था एक ऐसी संस्था है जो गांव-गांव पे जाकर हम आधुनिक दवाई से, खासतौर में दवाई की जरूरत भी तब पड़ती है तब हमने कहा आजकल सर दर्द हो या खांसी जुकाम हर जगह जो है एलोपैथी लेने की चलन है। खास में आयुर्वेद पर जाना चाहिए। और सबसे बड़ा एक्सरसाइज में जो महाराज जी ने बताया, महाराज जी वास्तव में अपना परिचय देते हुए आपने जो है घुटनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। घुटने की आजकल हर किसी जो 60 साल पार कर रहा है वो घुटने के दर्द में हो रहा है। आजकल बच्चे को भी घुटने दर्द हो रहा है, तो इस वक्त से कैसे बचा इसका हर महादेव। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से, और गुरुजनों के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऐसी वैदिक विद्या के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें दवाइयों की जरूरत न हो। हमारा शरीर जब ईश्वर ने पैदा किया है तो हमारे अंदर एक डॉक्टर दे के भेजा है जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इस इम्यूनिटी सिस्टम के डॉक्टर को मदद करने के लिए हार्मोन्स के रूप में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रूप में पूरा मेडिकल स्टोर हमारे शरीर के अंदर है। हम वैदिक शाश्वत चिकित्सा जो अथर्ववेद की विद्या है, इस विद्या से हम सीखते हैं कि अपने शरीर के अंदर की दवाइयों का प्रयोग हमारा डॉक्टर कैसे करे। क्योंकि संसार में जितने भी पैथी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, ऑल आर हेल्पिंग हैंड ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके अपने शरीर के अंदर की दवाइयों को, रस रसायनों को अपने रोगों के ऊपर प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे वात पित्त कफ में जब असंतुलन आता है उसको हम बीमारी कहते हैं। जब हमारे पंच महाभूतों में असंतुलन आता है उसको हम बीमारी कहते हैं। और हमारे सप्त धातुओं में जो असंतुलन आता है उसको बीमारी कहते हैं। आज खाने पीने की समस्याएं, आज हम इतने आधुनिक हो गए हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड हम खाएंगे ही खाएंगे। लाख प्रयास करने के बाद में भी हम बच नहीं सकते। हम आज के माहौल में कम से कम दवाइयों में कैसे ठीक रह सकते हैं, ये हमारे अथर्ववेद की विद्या है जिसके प्रणेता ऋषि अंगीरा हैं। मैं स्वामी भक्ति प्रकाश पिछले 30 सालों से इस विद्या को कर रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। हजारों डॉक्टरों को मैंने इसकी विद्या सिखाई है, हजारों लाखों रोगियों को मैंने ठीक किया है और भी इसके लिए मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और मेरी एक पुस्तक भी आई है, वैदिक शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान। हर हर महादेव। अंतिम में 2 शब्द आप। आज बड़ा अच्छा ही कार्यक्रम आरोग्य भारती के द्वारा आयोजित हुआ है। सब्जेक्ट स्वास्थ्य को लेकर के है। राष्ट्र के अंदर हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, चिकित्सा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका राष्ट्र के लिए। चाहे वो 10 साल का बच्चा है, 15 साल का है, 20 साल, पता नहीं कब जवानी आई कब चली गई। दवाई खा करके वो लोग जीवन जीते हैं। चाहे वो शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, कहीं किस किस तरह की बीमारियों से देश के लोगों को घेर लिया। ये देश तो ऐसा था नहीं, ऐसी कोई कल्पना कभी की नहीं थी। कितने हॉस्पिटल बनाएगी सरकार, हर जगह भीड़ है। किसी हॉस्पिटल में जाओ पर्ची बनाने के लिए तो लंबी लाइनें हैं। आखिर ऐसा देश क्यों हो गया ये? क्या हम इस तरह का प्रयास कर सकते हैं क्या कि रोगी की संख्या घटे? हॉस्पिटल बढ़ाने की संख्या में विचार हो, अच्छी बात है, बढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें जितने हॉस्पिटल बनाएंगे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। रोगी की संख्या कैसे घटेगी? आज बड़ा चिंतन हुआ, कड़ी महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ लोगों ने इस बात के ऊपर एक बल दिया है कि हम लोग रोगी की संख्या कैसे घटा सकते हैं। आज उसके ऊपर बड़ी चिंतन बैठक हुई है। तो योगा कर सकते हैं, खान पीन के बारे में चर्चा कर सकते हैं, शाश्वत चिकित्सा का गुरुजी ने आज बताया, चिकित्सा को लोग जानते ही नहीं।
आयुर्वेद जानते हैं, एलोपैथी जानते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, टेबलेट खाते हैं। शाश्वत चिकित्सा योगा के बारे में जानते हैं, लेकिन शाश्वत चिकित्सा के बारे में जानकारी हुई है। ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत की ताकत है, ये भारत की परंपरा है, ये राष्ट्र की शक्ति है। इस शक्तियों को उजागर करके राष्ट्र के अंत्योदय तक हर व्यक्ति तक पहुंचाना और पहुंचा करके उसका ज्ञान कराना, ज्ञान करा इम्प्लीमेंटेशन करना, तो राष्ट्र विश्व गुरु बनने से वो रोक नहीं पाएगा। इस तरह से काफ़ी पद्धति छिपी हुई है, आई नहीं। इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, काफ़ी दूर तक ये आवाज़ जाए, परमपिता परमेश्वर इन शब्दों की रक्षा करे, इस समय की रक्षा करे। और जो बंधु आज यहाँ आए थे, उन्होंने जो विचार दिए हैं, सबको स्वास्थ्य दे, सद्बुद्धि रखें, उनकी आयु लंबी है, ताकि राष्ट्र की सेवा करते रहें। आप सभी का बिल्कुल। यहाँ थे दिनेश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वरिष्ठ नेता भी हैं और आयुष मंत्रालय के सदस्य भी रहे हैं और जो है संघ से हैं, और खासतौर में एनबीआई न्यूज़ के समय दिया। जैसे आप दोनों को तक पहुँचाने का जो कार्य है वो क्या है संस्था का? आरोग्य भारती पूरे देश भर में पूरे स्वास्थ्य समाज के स्वास्थ्य के लिए काम करती है। आज की इस संगोष्ठी में चिकित्सक संगोष्ठी की विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यह कार्यक्रम किया हमसे। लगभग 150 डॉक्टर सभी पैथियों में उपस्थित। आरोग्य भारती सभी डॉक्टरों का सम्मान करती है, सबका सहकार लेती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि रोग होने पर तो हम चिकित्सा के लिए जाते ही हैं, पर रोग हो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। इसलिए आरोग्य भारती कह रही है कि आज देश का दृश्य विचित्र हो गया है। आज डॉक्टर अच्छे हैं, खान पान बढ़िया मिल रहा है, टेस्टिंग मशीनें अच्छी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटलों का बढ़ गया, लेकिन रोगियों की कतारें बढ़ रही हैं। ये रोकने के लिए जो जीवन शैली में विकृति आई है, आज श्रमहीन जीवन शैली, तो उसके लिए योग प्राणायाम जोड़ना चाहिए, वर्जिश समाज ने करनी चाहिए, बेमेल खाना नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए। जो दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई, देरी से सोना, देरी से उठना, इसके कारण मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, खान पान में बहुत विकृतियाँ आई, उसको ठीक करना चाहिए तो हम स्वस्थ रह सकते। और आरोग्य भारती चाहते हैं कि भारत की जो एक जीवन शैली थी वह समाज में बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आरोग्य भारती वेलनेस के ऊपर ध्यान देती है। डॉक्टर्स आज इलनेस पर काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर समाज को अच्छा स्वस्थ बना सकते हैं। आज दवाइयों के माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियां खरबों रुपया भारत से बाहर लेकर जा रही हैं। अगर समाज थोड़ा सतर्क हो जाए, खान पान जीवन शैली ठीक कर ले, तो ये पैसा बच सकता है। हॉस्पिटल पर भी जो प्रेशर रोगियों को आ रहा है वो कम होगा, तो डॉक्टर भी रोगियों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल, खान पान को सुधार कर जो 200 साल बाद के बाद जो है अभी का जो पद्धति है वो बिल्कुल पुरानी पद्धति को छोड़ने पर जो पब्लिक है वो या सरकार भी है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज आ रहा है। दिनेश जी, आप भी 200 आज स्वास्थ्य की दिशा को लेकर के आरोग्य भारती का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है और महाराज जी इधर जी पूर्वी दिल्ली में स्वास्थ्य की दिशा को लेकर के चिंतन बैठक हुई। मैं तो चिंतन बैठक ही कहूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य का विषय राष्ट्र के अंदर एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। क्योंकि अगर घर के अंदर किसी के 2 या 3 लोग हैं तो कहीं ना कहीं तीनों ही बीमार हैं, चाहे किसी को कुछ भी तकलीफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं रहती है। भारत इस तरह का राष्ट्र था नहीं जिस तरह का राष्ट्र आज बन चुका। इसलिए स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें देश के अंदर होती हैं, लेकिन क्या ये राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो पाया, वो बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। फिर ऊपर से पैथी के बारे में चिंतन हुआ कि एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, योगा है, होम्योपैथी है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, जो सिद्धा चिकित्सा है या यूनानी चिकित्सा है। इन सब बातों को लेकर के आज हमने यही एक विशेष आग्रह किया है सभी चिकित्सक बंधुओं को कि राष्ट्र के अंदर सभी सेवाएं दें। राष्ट्र खड़ा कब होगा? सिर्फ सरकार कार्य करे या कोई विशेष व्यक्ति कार्य करे, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर सभी व्यक्तियों को खड़ा होना पड़ेगा, सभी को चलना पड़ेगा, सभी को उठना पड़ेगा, तभी ये राष्ट्र विश्व गुरु की तरफ पहुंचेगा। इस तरह का एक हमने आश्वासन सभी चिकित्सक बंधुओं से लिया भी है, प्रयास किया है कि चिकित्सा की दृष्टि से राष्ट्र को स्वस्थ होना चाहिए। और चिकित्सा की स्थिति आज चरमराई हुई है और ये सभी ने देखा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि को लेकर के हो, कितनी महंगी चिकित्सा होगी हॉस्पिटल्स के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक पैथी को बड़ा माना जाए, दूसरी को छोटा माना जाए, ऐसा भी नहीं है। सबका कार्य बराबर है। अगर कोई काज करता है दर्जी सुई लेकर के, उसका कार्य महत्वपूर्ण है।
कोई आदमी फैक्ट्री लगाता है, उसका कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई बड़ा छोटा न होकर के सभी श्रेष्ठ हैं। आप भी श्रेष्ठ, हम भी श्रेष्ठ, ये भी श्रेष्ठ। इस तरह की भावना लेकर के आज एक जागृति का, एक अवेयरनेस का कार्यक्रम यहाँ पे हमने अर्वाचीन स्कूल मोदी ये पूर्वी दिल्ली के अंदर किया है। ये सभी को एक सहयोग भी हमें मिला है और भविष्य में हम इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, राष्ट्र के अंदर सभी प्रदेशों में किए जाएंगे और चिकित्सा और शिक्षा दोनों को हम लोग साथ रखेंगे। आप सभी का आभार, आप सभी के चैनल। बिल्कुल, वास्तव में सबसे बड़ी बात दिनेश जी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानसिकता को समझना पड़ेगा और आधुनिकता जो एलोपैथ की बजाय आयुर्वेद में जाना पड़ेगा, खान पान को सुधारते हुए। यही कहते हुए मैं एनबीआई न्यूज़ से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।